हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका एक बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस चैप्टर्स। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस ये इकोलॉजी का पहला चैप्टर है और ये एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 13 है क्लास 12th में। इस वीडियो में पर्टिकुलरली बच्चों पार्ट 1 में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें हम लोग पहले तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन समझेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग कुछ टर्म्स को भी डिफाइन करेंगे, जैसे हैबिटाट, निस, ठीक है। उसके बाद हम लोग बच्चों इसमें क्लाइमेटिक जोन के बारे में जानेंगे और उसके बाद जो डिफरेंट बायोम है इंडिया में उनको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये इकोलॉजी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं जितना भी आसान से हो सकता है मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको, ठीक है। तो मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। तो चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं पूरा आपका एनसीईआरटी पहले तो कवर करने वाला हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये आ गए बच्चों, हम लोग आपका ना एनसीईआरटी चैप्टर पे आ गए हैं। पहला वाला जो पार्ट है उसका है, उसमें आ गए हैं। तो इकोलॉजी में इस वाले चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, चैप्टर नंबर 13। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले बच्चों इस चैप्टर का जो कंटेंट है, यूनिट जहाँ पे दे रखा वहाँ पे यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम है रामदेव मिश्रा। सबसे पहले तो इनके नाम को याद करो, रामदेव मिश्रा। इनको हम लोग बच्चों बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी बोला जाता है तुम्हारा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं पे बन सकता है, तो पहले इसको याद करो। अब आ जाते हम लोग मेन कंटेंट में बच्चों। तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस का। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, जो भी मैंने पॉइंट्स मुझे लगे इंपॉर्टेंट है जिसको मैं डिस्कस करवाने वाला हूँ बच्चों, मैंने उसको ऐसे ही येलो कलर से हाईलाइट करके रखा है, ठीक है। तो चलो हम लोग एक एक करके देखते हैं इसमें क्या पॉइंट्स इसमें है बच्चों, और समझने की कोशिश करते हैं आसान भाषा में। तो यहाँ पे लिखा वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इन्वेस्टिंग प्रोसेस ऑफ द वेरियस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। कुल मिला के आसान भाषा में बच्चों यहाँ कहना चाह रहा है कि बायोलॉजी में डिफरेंट टाइप ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब वो चाहे बच्चों मॉलिक्यूलर लेवल पे हो या ऑर्गेनिज्म के लेवल पे हो, ठीक है, या फिर आपके इकोलॉजिकल लेवल पे हो। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल्स यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो ये डिस्कस मैं भी करूँगा यहाँ पे। जैसे माइक्रोमोलिक्यूल्स है, सेल है, टिश्यू है, ऑर्गेन है, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, पॉपुलेशन है, कम्युनिटीज़। तो ये सब क्या क्या अलग अलग बातें कह रहे हैं इसमें, तो इन सब चीज़ों को हमें समझना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में जब आते हैं तो बच्चों यहाँ पे तो सबसे पहले एक इकोलॉजी को डिफाइन करना होगा हम लोगों को, और इकोसिस्टम को डिफाइन करना पड़ेगा। तो इकोलॉजी और इकोसिस्टम, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बच्चों यहाँ से, इकोलॉजी से ही स्टार्ट करता हूँ, फिर उसके बाद मैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे जैसे लिखा प्रीवियस क्लासेस का मतलब बच्चों ये 10th 11th की बातें कर रहे हैं। बट यहाँ पे जैसे इकोलॉजी क्या होता है उससे पहले हम लोग इकोसिस्टम को अगर समझ लें तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारा। इकोसिस्टम क्या होता है बच्चों? सेल्फ सफिशिएंट सेल्फ रेगुलेटेड सेगमेंट्स ऑफ नेचर विच कंपोज्ड ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटीज एंड इन्वायरमेंट। मतलब जहाँ पे बायोलॉजिकल कम्युनिटीज प्लस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होता है, नॉन लिविंग फैक्टर्स, इन दोनों के बीच में जो इंट्रैक्शंस हैं, ठीक है ना, या कॉम्पोजिशन से जो सिस्टम बना है। और वो कैसा सिस्टम बच्चों? सेल्फ सफिशिएंट सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम। मतलब उसमें कोई भी एक्सटर्नल मतलब आर्टिफिशियली चीज़ से कुछ भी सप्लाई नहीं करना, तब भी वो क्या होगा? सिस्टम सस्टेन करेगा नेचर में, ठीक है। दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं कि इन इकोसिस्टम बच्चों एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट्स अकर। मतलब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एनर्जी और आपके न्यूट्रिएंट का रिसाइकलिंग होता रहता है तुम्हारा, ठीक है। और इसी के स्टडी को हम लोग बच्चों कहते हैं, ये तो इकोसिस्टम हो गया, और इसी के जब स्टडी करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा है स्टडी के हिसाब से देखते हैं, इकोलॉजी इज द सब्जेक्ट which is the interactions among the organism between the organisms and its physical, that means abiotic environment, ठीक है बच्चों। तो ये रहा इको सिस्टम। मतलब इकोलॉजी इकोसिस्टम के स्टडी को ही क्या बोलते हैं? यहाँ पे इकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इकोलॉजी में जो बेसिक कंसेप्ट बोला है, यहाँ पे जो 4 बेसिक लेवल है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वो है बच्चों यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशंस, कम्युनिटीज एंड बायोम। तो 4 बायोटिक यहाँ पे 4 बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं और इन्हीं को डिस्कस करना है। इस चैप्टर का नाम भी है ऐसे बच्चों कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। तो इसमें हम लोग को बहुत अच्छे से डिस्कस करना है ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशंस के बारे में, थोड़ा बहुत कम्युनिटीज़ के बारे में, थोड़ा बहुत बायोम्स के बारे में, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम ही ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस है। तो इसको थोड़ा और हम लोग अच्छे से डील करते हैं बच्चों कि ये है क्या। तो आ जाते हैं, मैंने एक स्लाइड बनाया उस पर आ जाते हैं, वहाँ से देखते हैं। ये है बच्चों यहाँ पे दैट्स द इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस।
इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से पहले बच्चों यहाँ पे अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशन दिखते हैं, जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं। तो उसमें बच्चों देखते हैं कि एटम जो है वो बनता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। एटम मिलके बना लेता है मॉलिक्यूल्स बना लेता है, मॉलिक्यूल्स मिलके बना लेता है कंपाउंड बना लेता है बच्चों, ठीक है ना। और कंपाउंड मिलके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है और मिलके वो सेल बना लेता है। इस तरह से सेल मिलके टिश्यू बनाएगा, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाएगा, ठीक है। टिश्यू ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम बनाएगा और ऑर्गन सिस्टम मिलकर अल्टीमेटली क्या बना लेता है, ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो ये है बच्चों आपका बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कह लो या ऑर्गेनिज्म लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। बट अब यहाँ पे हमें डिस्कस करना है इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट है जिसमें यहाँ पे चार डिस्कस किया इन्होंने। किसको डिस्कस किया था, तो ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़ और उसके बाद सीधे ये बायोम, बाकी ये सब भी चीज़ें हैं जिसको हम लोग देखते हैं एक एक करके बच्चों। तो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है या एक इंडिविजुअल, ये बेसिक यूनिट होता है किसी इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का या इकोलॉजिकल हायरार्की का, ठीक है। तो इसमें किसी एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, सिंगल इंडिविजुअल्स का। और ये क्या है बच्चों, ये बेसिक यूनिट हो गया तुम्हारा, क्या है, ये बेसिक यूनिट है इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस का। अब अगर क्या हो जाए बच्चों, ये इंडिविजुअल अगर ग्रुपिंग करता है तो ग्रुप करके क्या बना लेगा, ये पॉपुलेशंस बना लेता है। तो पॉपुलेशन कैसे डिफाइन करेंगे, ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेसिस बोल सकते हैं। उसी तरीके से जब पॉपुलेशंस ग्रुप करता है बच्चों, तो असेंबलेज ऑफ द पॉपुलेशंस ऑफ ए डिफरेंट स्पेसीज, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कम्युनिटी कह देंगे। और इसी तरह से जब कम्युनिटी मिल जाता है बच्चों, डिफरेंट कम्युनिटीज़ मिल जाता है, प्लांट कम्युनिटीज़, एनिमल कम्युनिटीज़, माइक्रोबियल कम्युनिटीज़, तो वो बना देता है इको सिस्टम बना देता है। तो इसके बाद ये क्या बन जाएगा, इको सिस्टम बन जाएगा। इस तरह से बनता आ रहा है। अब इकोसिस्टम, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम जो बच्चों वो मिलके बना देते हैं बायोम। तो बायोम को बोला जाता है बच्चों, ध्यान में रखना, ये लार्ज रीजनल यूनिट है। पूरे इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में इसको बोला जाता है लार्ज रीजनल यूनिट बोला जाता है। और पोजेस द स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशंस और हैविंग ए पर्टिकुलर मेजर वेजिटेशन जोन एंड इससे एसोसिएटेड जो भी फाउना है वो होते हैं। मतलब इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है बच्चों कि वहाँ पे बायोम में क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेजिटेशन मिलता है, तो दैट्स अ बायोम। अब इसी तरह के जितने भी बायोम हैं, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, सब मिला देते हैं तो बन जाता है बच्चों बायोस्फीयर, जो कि सबसे हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होता है। और ये कंसिस्ट कर सकते हैं, मैंने मान सकते हैं कि जितने भी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल बायोम है, दैट मीन्स होल लिविंग जो जोन है, लिविंग जोन है इस अर्थ के ऊपर, उन सबको एक साथ क्या कहते हैं, बायोस्फीयर्स कहते हैं बच्चों इसमें, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और इसी में से बच्चों हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है, सब नहीं पढ़ना है, हम लोग इसमें से कुछ ही पढ़ना है, ठीक है ना। पढ़ना क्या हम लोग को इसमें से क्या क्या पढ़ना था, बोला था देखो, थोड़ा सा इसमें हम लोग बायोम के बारे में बता देंगे, स्टार्टिंग में ही पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग को बच्चों इस पॉपुलेशंस और ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो डिटेल में ही पढ़ना है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं इसमें, ठीक है बच्चों। आगे पढ़ें, मैं पहले यहाँ पे दो टर्म्स मैं आपको यहाँ पे डिफाइन कर देना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली में ये जो निस जो बच्चों है, ये नए एनसीईआरटी में दिया, लेकिन मेरे पास जो एनसीईआरटी है पीडीएफ फॉर्म में, उसमें ये निस नहीं है, बट ये दे रखा है। तो इन दोनों चीज़ों को मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो हैबिटाट क्या हो गया, ये एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो भी पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो रहता कहाँ पे है, उसको हम कहते हैं उसका हैबिटाट। दैट मीन्स ये क्या हो सकता है, लोकेलिटीज़ या स्पेसिफिक प्लेस वेयर द ऑर्गेनिज्म इज विली लिव। और ये रिप्रेजेंट्स करता है बच्चों, अकेला नहीं है, ये सम टोटल ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर को मिला के कहते हैं। ये अभी एनसीईआरटी में मैं दिखा भी देता हूँ कैसे लिखा हुआ है इस एनसीईआरटी में भी बच्चों। तो सम टोटल ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म मान लो किसी पर्टिकुलर जंगल में रह रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो अकेले वहाँ पे है, उसके साथ लिविंग, नॉन लिविंग, हर तरह के ऑर्गेनिज्म, हर तरह का फैक्टर उसके साथ एसोसिएटेड होता है और उसके इन्वायरमेंट को बनाता है, ठीक है। जैसे मान लो सिंपली मान लो पोंड में कोई रह रहा है, तालाब के अंदर है, तो तालाब में सिर्फ पानी से तो काम नहीं चलेगा, उसमें फिश है, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मोलस्क हैं, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स है, ग्रासेस है साइड में। तो ये सब मिलके उसके नेक्स्ट को बनाने की, उसके हैबिटाट्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हारा। तो इसलिए बोला जाता है सम टोटल ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर को हम लोग बोलते हैं उसका हैबिटाट रिप्रेजेंट्स करता है। अब इकोलॉजिकल निस या निस ही बोलते होते अकेले अकेले, तो ये रिप्रेजेंट्स करता है बच्चों इसमें इंडिविजुअल्स का स्टेटस क्या है। स्टेटस मतलब फंक्शनल रोल कह सकते हैं बच्चों, इजी है क्या, इसमें फंक्शनल रोल क्या है उसका, उस ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। मतलब जैसे ये एड्रेस हो गया और ये काम क्या करते हैं। तो जैसे मान लो मिस्टर एक्स जो है वो
मान लो जो कोई किसी अपार्टमेंट में रहते हैं तो वो उनका एड्रेस हो गया। अभी उनका पेशा क्या, वकील है, डॉक्टर है, क्या है, तो जो उनका पेशा है वो निस रिप्रेजेंट्स करता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। जैसे मान लो ग्रासलैंड इकोसिस्टम ही ले लेते हैं तो ये हैबिटाट हो गया। अब वहाँ पे कुछ हार्बीवोरस भी हैं, कुछ कार्निवोरस भी हैं, कुछ इंसेक्टिवोरस हैं, तो वो उनका क्या हो गया, निस हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, थोड़ा इसको अच्छे से ध्यान में समझ में रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, कुछ और बताएं। यहाँ पे कुछ क्लाइमेटिक जोन है, इसको जान लो, बहुत काम का चीज़ है बच्चों, ठीक है, बहुत ही काम चीज़ का। जैसे मैं जस्ट फॉर एग्जांपल्स के लिए बोलता हूँ, ये टेम्परेट और ट्रॉपिक, ये तुम्हें एनाटॉमी में भी आया होगा, जहाँ पे एनुअल रिंग कहाँ पे बनता है, ट्रॉपिक रीजन में या टेम्परेट रीजन में, तो टेम्परेट रीजन में बनता है। तो बहुत ही बेसिक चीज़ है बच्चों, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको अच्छे से याद कर लो, आपके काम का है। तो क्लाइमेटिक जोन्स यहाँ पे बच्चों 4 क्लाइमेटिक जोन है, टोटल 4, और इसका जो बेसिस है लैटिट्यूड, और यहाँ पे एनुअल मीन टेम्परेचर्स के बेसिस पे यहाँ पे बांटा गया है। ये मैंने इक्वेटर लाइन जोड़ा है बच्चों। तो इक्वेटर लाइन मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे सन है, तो सन यहाँ पे एकदम डायरेक्टली सनलाइट होता है, मतलब एकदम परपेंडिकुलर सनलाइट होता है। बाकी सब में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इंक्लिनेशंस पे होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा सनलाइट आएगा तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होता है बच्चों, ठीक है ना। मतलब जो बायोमास होता है, फोटोसिंथेसिस एक्टिविटीज़, वो सबसे ज़्यादा होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सन जो वर्टिकली यहाँ पे फॉल डाउन करता है तुम्हारा, तो यहाँ के जो भी प्लांट है वो मैक्सिमम सनलाइट को रिसीव करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे हम अगर लेटीट्यूड के हिसाब से चलते हैं, तो लेटीट्यूड के हिसाब से बच्चों हमें बोलना पड़ेगा कि इस जीरो से चलते हैं तो जीरो से 20 डिग्री नॉर्थ या 20 डिग्री साउथ का जो एरिया, मतलब ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। और इस ट्रॉपिकल जोन में बच्चों टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, 24 डिग्री से, 24 मतलब यहाँ पे 24 डिग्री से क्या होता है, 24 डिग्री से ज़्यादा होता है। क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला कि सनलाइट सीधा इसमें ही फॉल होता है, तो दैट मीन्स यहाँ पे विंटर नहीं मिलेगा, विंटर अब्सेंट होता है, ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद और हम लोग 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ चलते हैं बच्चों, तो 20 डिग्री चलेगा तो ये 40 डिग्री हो गया, इधर भी 40 डिग्री, तो 40 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ हम चलते हैं। तो हमें एरिया जो मिलता है उसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन्स कहा जाता है। सब ट्रॉपिकल जोन्स बच्चों मतलब कितना से कहाँ तक हो गया, 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 40 डिग्री नॉर्थ, और उसी तरह से 20 डिग्री साउथ से लेके 40 डिग्री साउथ तक होता है। यहाँ पे जो एनुअल मीन टेम्परेचर होता है बच्चों, ये होता है करीब करीब 17 से 24 डिग्री सी होता है तुम्हारा। और यहाँ पे विंटर प्रेजेंट होता है, बट काफ़ी प्लीजेंट होता है, मतलब क्योंकि उतना ज़्यादा कम टेम्परेचर गिरेगा नहीं और ज़्यादा भी नहीं रहता है, तो प्लीजेंट विंटर बोलते हैं हम लोग इसको। उसके बाद और 20 डिग्री नॉर्थ चलते हैं बच्चों, तो 40 से 60 डिग्री में आ जाएंगे, 40 से 60 डिग्री नॉर्थ, या फिर उसी तरह से 40 से 60 डिग्री साउथ चल गए। तो अब जो रीजन आता है बच्चों, ये टेम्परेट जोन कहलाता है, क्या कहलाएगा, टेम्परेट जोन कहलाता है, ठीक है। और टेम्परेट जोन में बच्चों जो टेम्परेचर होता है यहाँ पे आपका 7 से 17 डिग्री सी के आसपास होता है एनुअल मीन टेम्परेचर्स। और यहाँ पे विंटर प्रेजेंट होता है, और विंटर के साथ यहाँ पे स्नोफॉल भी होता रहता है, ठीक है, एक हो गया। और हम लोग 20 डिग्री नॉर्थ चलते हैं बच्चों, और 20 डिग्री साउथ चलते हैं। तो अब यहाँ पे जो एरिया मतलब कहाँ से कहाँ तक, 60 डिग्री से 80 डिग्री नॉर्थ और 60 से 80 डिग्री साउथ अगर चलते हैं, तो बच्चों यहाँ पे मिलता है नॉर्थ के साइड में आर्कटिक रीजन्स और साउथ के साइड में अंटार्कटिक रीजन्स मिलता है। तो आर्कटिक एंड अंटार्कटिक जोन्स होता है। यहाँ पे विंटर प्रोलॉन्ग होता है और काफ़ी सीवियर होता है और काफ़ी हेवी स्नोफॉल होता रहता है, पूरा बर्फीला जगह होता है बच्चों, ये दोनों नॉर्थ एंड साउथ। एंड देन उसके बाद यहाँ पे 80 से 90 डिग्री तक पहुँचेंगे तो बच्चों ये नॉर्थ पोल है, और ये नीचे की तरफ साउथ पोल यहाँ पे प्रेजेंट है तुम्हारा इसमें, ठीक है, साउथ पोल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये हो गया बच्चों क्लाइमेटिक जोन्स हो गया, 4 हो गया, ट्रॉपिक जोन हो गया, सब ट्रॉपिक हो गया, टेम्परेट हो गया, आर्टिक, और इधर अंटार्कटिक हो गया। तो 4 जोन पे हम लोग बांट सकते हैं। अब इसी तरह का सिमिलर क्लाइमेटिक जोन मिलता है बच्चों अगर हम किसी माउंटेन के ऊपर चढ़ते हैं, माउंटेन के ऊपर अगर चढ़ते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे क्या बढ़ाने जा रहे हैं, एल्टीट्यूड और एनुअल मीन टेम्परेचर्स। तो यहाँ पे भी बच्चों सबसे पहले बेस में क्या मिलेगा, ट्रॉपिकल जोन, और ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा, सब ट्रॉपिकल, और ऊपर जाएंगे पहाड़ पे तो क्या मिलेगा, टेम्परेट, और सबसे ऊपर चले जाएंगे तो ये जो रीजन होता है इसको बोलते हैं एल्पाइन बोला जाता है। तो जैसे बच्चों हिमालय ऐसे अगर मान लो बनाया जाता है तो नीचे ये ब्लैक रहता है और ऊपर वाइट सा रहता है, देखा होगा। तो वाइट क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम होता है और यहाँ पे बर्फ़ जमा हुआ रहता है, तो इसलिए एल्पाइन रीजन्स होता है तुम्हारा इसमें, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये हो गया डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन हो गया बच्चों। अब हम लोग तैयार हैं, अब अपने इकोलॉजी में घुस सकते हैं, वहाँ से हम लोग आगे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग इकोलॉजी में बच्चों। आई होप बच्चों अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा था ये इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस को, क्या क्या यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हम लोग का एकदम क्लियर हो गया यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं बच्चों, ये लोग
ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस में ऑर्गेनिज्म पढ़ा, पॉपुलेशन पढ़ा, कम्युनिटीज़ पढ़ा एंड बायोम पढ़ा, ठीक है। ये सब की कुछ कुछ यहाँ पे इकोलॉजिकल में ऑर्गेनाइजेशन हो, और यहाँ पे पर्टिकुलरली चैप्टर में हम लोग को ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ऑर्गेनिज्म एंड इट एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट में जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया बच्चों, यहाँ क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से देखा था, तो वहीं पे यहाँ पे क्लाइमेटिक जोन्स है बच्चों, ठीक है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बहुत ही अच्छा है बच्चों, उसको ध्यान में रखना। जैसे यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ और उसको समझाता हूँ। दैट मीन्स क्या बोला, यू हैव लर्न earlier classes, however rotations of our planet around the sun is till of its axis cause the annual variations, ठीक है ना, and the duration of temperature resulting the distinct seasons। बहुत सिंपल है बच्चों, ज्योग्राफी का है। तो बताया जाता है कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड और अपने अपने रोटेशन पे ये जब घूमता रहता है, तो उसके हिसाब से बच्चों यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। टेम्परेचर चेंज होने के बच्चों यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सीजन भी चेंज होने लगता है तुम्हारा, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद दूसरा है इसमें, दिस वेरिएशन टुगेदर विद द एनुअल वेरिएशंस इन ए प्रिसिपिटेशन, दैट मीन्स बारिश को बोला है, एंड अकाउंट फॉर्मेशन ऑफ द रिमेन प्रिसिपिटेशन इंक्लूड द बोथ रेन एंड स्नोफॉल, दोनों को काउंट किया। एंड उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द मेजर बायोम एज अ डिजर्ट, रेन फॉरेस्ट एंड टुंड्रा रीजन्स। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो आपका एनुअल मीन टेम्परेचर प्लस यहाँ पे एनुअल जो प्रिसिपिटेशन मतलब स्नोफॉल एंड रेन जो है, उन सबको मिला के, ठीक है ना, इन सब का जो इफेक्ट होता है उसके बेसिस पे बच्चों डिफरेंट टाइप ऑफ बायोम का फॉर्मेशंस होता है, जिसमें मेजर बायोम में डिजर्ट, रेन फॉरेस्ट और टुंड्रा इसमें आ जाता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, यहाँ पे देखो डिजर्ट है, ठीक है, यहाँ पे डिजर्ट दे रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रासलैंड है, देन उसके बाद बच्चों यहाँ पे कॉनिफर है, टेम्परेट है, टॉपिकल है, आर्कटिक एंड एल्पाइन टुंड्रा जिसमें बोला जाता है इसमें, तो वो सब चीज़ें आ जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। एनीवे एक चीज़ ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना है हम लोगों को कि जैसे मान लो अब तुम कहोगे ये सब चीज़ें से क्या लेना देना है, तो एक मैं जैसे क्वेश्चंस बना के बोलता हूँ इसमें। जैसे मैं पूछता हूँ कि भाई जो टॉपिकल फॉरेस्ट है उसमें आपका एनुअल मीन टेम्परेचर कितना होगा, तो एनुअल मीन टेम्परेचर यहाँ पे स्केल पे देख सकते हैं, इस स्केल्स पे देख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, इस जगह पे ये आपका 20 से 25 डिग्री सी के रेंज में आता है। और उसी तरह से यहाँ पे बारिश कितना होता है, तो बारिश का रीजन यहाँ पे सीधा हम लोग यहाँ से देख सकते हैं 150, ठीक है। 150 से लेके यहाँ पे कितना आ रहा है, 400 के आसपास बच्चों आ रहा है। तो 150 से 400 सेंटीमीटर इसमें एनुअल मीन प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश होता है। तो इस तरह से कुछ भी क्वेश्चंस बना सकता है, तो इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। वैसे भी 9th-10th में ये सब चीज़ें अच्छे से ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है तुम्हारा, ठीक है। एनीवे नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, यहाँ पे बायोम के बारे में ही बात किया है। तो किसी पर्टिकुलर बायोम में ड्यू टू द रीजनल और जो लोकल वेरिएशन है उसके वजह से किसी एक पर्टिकुलर बायोम में ही बच्चों वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटाट बन जाता है, ठीक है। इसका मतलब जैसे लोकल वेरिएशंस क्या, जैसे कोई पर्टिकुलर बायोम है तो वहाँ पे तुम्हारा जैसे ग्रासलैंड है, तो ग्रासलैंड में बीच में कहीं पे अगर मान लो किसी तरह का पॉन्ड है, तो उस पॉन्ड में भी क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, तो वो एक नया हैबिटाट बन जाता है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, और भी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशंस होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बच्चों ये बात कर रहे हैं इस लाइन में पूरा कि अर्थ पे ऐसा नहीं कि हर जगह फेवरेबल ही कंडीशंस हैं, ठीक है ना। या अर्थ पे कुछ हरास कंडीशंस भी हैं जहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस बन सकता है। जैसे यहाँ पे कुछ नाम है बच्चों, तो याद रखना है एग्जांपल्स के तौर पे। जैसे यहाँ पे राजस्थान डिजर्ट हो गया, पर्टिकुलरली रेन शॉक्ड मेघालय फॉरेस्ट है, डीप ओशन ट्रेंच है, टोरेनल स्ट्रीम्स हैं, ठीक है। इस तरह से ये सब याद रखना, हाई माउंटेन टॉप्स है, बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग्स हैं, ठीक है ना। ये सब ध्यान में रखना है बच्चों हम लोगों को, ये कुछ कुछ नाम है यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों, इंडिया में यहाँ पे 4 मेजर बायोम्स के बारे में बोला गया है, ठीक है। 4 बायोम्स के बारे में मेजर बोला गया है। तो ये 4 का डायग्राम दे रखा और उनका नाम यहाँ पे लिखा है बच्चों, तो ध्यान में रखना है हम लोग को। यहाँ पे पहला जो डायग्राम दिख रहा है ये टॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, और दूसरा जो डायग्राम दिख रहा है बच्चों ये क्या है तुम्हारा डेसिडिवस रेन फॉरेस्ट है। ये डिजर्ट दिख रहा है बच्चों ये वाला, और उसके बाद ये बच्चों क्या है, सी कोस्टल मतलब कोस्टल बायोम है बच्चों। तो कोस्टल बायोम में काफ़ी ट्रांजिशन देखने को मिलता है, क्योंकि एक एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों यहाँ पे मीट करते हैं तुम्हारा इसमें, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कुछ की एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। ये की एलिमेंट्स क्या है, टेम्परेचर, रेन टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, लाइट है, सॉइल है, जो क्या कर सकते हैं, ये किसी भी आपके हैबिटाट का, ठीक है ना, हैबिटाट में
ये लीड कर सकते हैं आपके वेरिएशंस, किस तरह का वेरिएशन, फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस के वेरिएशंस में ऑफ डिफरेंट हैबिटाट को चेंज करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो ये बताना चाह रहे हैं इसमें। स्टार्टिंग में ही बच्चों बायोटिक हैबिटाट का डेफिनेशंस मैंने बताया था कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को जोड़ देंगे तो वो पूरा कॉन्स्टिट्यूएंस करता है किसी पर्टिकुलर हैबिटाट्स को। तो यहाँ पे देख सकते हैं यही लिखा है, हैबिटाट इंक्लूड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑल्सो, जैसे कि क्या क्या इसमें पैथोजेंस, पैरासाइट, प्रेडेटर्स, ठीक है ना, एंड कॉम्पिटिटर्स वगैरह जो है ऑफ द ऑर्गेनिज्म विथ विच इंटरेक्ट द कॉन्स्टेंटली, मतलब ये इनके साथ कंटिन्यूसली इनके साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता रहता है। ठीक है, तो ये सब भी उसी के हैबिटाट्स के पार्ट्स हैं बच्चों। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जस्ट अभी मैंने दिया बच्चों। ठीक है, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं डिस्कस करूँगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग मेजर एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, और साथ में इसी में बच्चों मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सेज टू द एबायोटिक फैक्टर भी डिस्कस करके एक साथ में ही डिस्कस करके बता दूंगा इसमें। ठीक है, और अगर थोड़ा और टाइम रहा तो इसमें एडॉप्टेशंस भी कवर कर लेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आप लोगों में से जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और लाइक करिए, शेयर करिए, और थोड़ा मेरे साथ बने रहिए बच्चों, आपको काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, तो चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय।